जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में सीटेट के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं और यह प्रश्न पर्यावरण से लिए गए हैं जो कि 21 सितंबर 2014 को हुआ था और यह प्राथमिक स्तर के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, फटाफट हम लोग सुपर फास्ट रिविजन करेंगे यहाँ प्रश्नों का। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? ऑप्शन है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना तथा उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना, या फिर शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो यहाँ पर कहीं भी है हम देख सकते हैं पूछा गया है कि जो खेल हम लोग जो खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिक भागीदारिता निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? तो कौन सी सबसे अधिक प्रभावित होगी? जब शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाएंगे और उन्हें अलग अलग खेल खिलाएंगे, खेलने के लिए अवसर देंगे, तब यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चे जब स्वयं खेलेंगे तो उसे अच्छे से समझ पाएंगे। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न शिक्षार्थियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना, नलिनी किस परियोजना के लिए सीखने के विभिन्न उपक्रमों का प्रयोग कर रही है? तो यहाँ पर जो है नलिनी बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है, या फिर दूसरे शिक्षकों के और विकास को प्रभावित करना, या फिर शिक्षकों विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करती है, या फिर अपनी पाठ्य योजना का पालन कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा, तर्क की बात गणित में की जाती है, यहाँ पर तर्क से कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को जो है उनको पूरा करती है। अगला प्रश्न है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। ऑप्शन यहाँ पर प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, या फिर शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? तो सबसे कम प्रभावी कही गई है। अगर सकारात्मक पूछता सबसे अधिक, तो यहाँ पर प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष अपनाएं और उसकी देखभाल करें, ये सकारात्मक हो जाएगा। जबकि यहाँ पर सबसे कम पूछा गया है निगेटिव, नकारात्मक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना सबसे कम हो जाएगा। राइट आंसर सी यहाँ पर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य किसमें सुधार करना है? संवेगात्मक कौशलों में, चिंतन कौशलों में, बोलने संबंधी कौशलों में, या फिर अवलोकन कौशलों में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ, यानी चिंतन कौशलों में सुधार करती है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि हम समाप्त हो जाएं पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, यह प्रकरण पाठ्यपुस्तक में शामिल नहीं किए जाने योग्य नहीं था, शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा, या फिर उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो इस प्रश्न का जब हम राइट आंसर लगाएंगे तो लगाने से पहले एक बार सोच लेंगे कि हम बच्चों में कमी नहीं निकाल सकते, उनको दोष नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, उनको हम दोष नहीं देंगे, उनकी कमी नहीं निकालेंगे। यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल करने योग्य नहीं था। जबकि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा सबसे सकारात्मक, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया होगा, इसलिए वह नहीं समझ पाए होंगे। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी ग्रुपों और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं चाहिए। बस यह वीडियो उन सभी
शिक्षार्थियों के पास पहुंचना चाहिए जो कि सीटेट का फॉर्म भरे हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर के परीक्षा में आए हुए प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। अच्छी बात है। विषय के आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में विद्यार्थियों की मदद करना भी सही है। यहाँ पर अवसर देना, मदद करना, सहायता करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना या फिर शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। तो यहाँ पर सबसे सकारात्मक और सटीक आंसर जा रहा है हमारा बी के साथ, यानी ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अवसर भी उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे कि वह चीज़ों को खोजें और खुद सीख सकें। तो राइट आंसर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ईवीएस संक्षेपण रिक्त स्थान अर्थ में प्रयुक्त होता है। एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल सोर्सेज, एनवायरमेंटल स्टडीज या फिर एनवायरमेंटल स्किल्स। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ, एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन। ईवीएस संक्षेपण का अर्थ किसके अर्थ में? एनवायरमेंटल स्टडीज के रूप में अर्थ में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में या फिर उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो यदि आप लोग इसको कहेंगे तो हम डायरेक्ट भी आंसर आपको बता सकते हैं, कहेंगे तो आपको मैप से भी इसको दिखा सकते हैं। तो चलिए पहले इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा आंसर। या इसका डी हो जाएगा, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो इस प्रकार से हमारा मैप होता है। ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे साउथ यानी दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है। चलिए हम इसको मैप में आपको दिखाते हैं। इसकी जो स्थिति है मानचित्र में, दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहाँ पे स्थित है। चलिए हम इसको देखते हैं, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। तो ये जो है उत्तर पूर्व हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा इस तरह से। और ये जो है, चलिए हम आपको मैप में दिखाई देते हैं इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये रहा हमारा भारत का मैप। यहाँ पर चलिए हम आपको दिखाते हैं। इंडिया मैप में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की सापेक्ष स्थिति पूछी गई है। तो इसको अगर हम बीचों बीच से डिवाइड करेंगे, दिल्ली के सापेक्ष पूछा गया है। तो ये हमारा न्यू दिल्ली है और ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर देख सकते हैं बगल में है, यहाँ पर उत्तराखंड भी है। ये उत्तर प्रदेश है हमारा न्यू दिल्ली के पास। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर है हिमाचल प्रदेश यानी उत्तर की तरफ। किधर है? उत्तर पश्चिम हिमाचल प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यह जो है, अगर इसको सेंटर से डिवाइड करेंगे दिल्ली के सापेक्ष, तो ये है दिल्ली। तो यहाँ से देखेंगे एक पूरब की तरफ है और एक पश्चिम की तरफ है। तो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन हमने आपको बताया था उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो चलिए आपको वहाँ पर हम दिखाते हैं आंसर में। आपने यहाँ पर देख लिया होगा हिमाचल प्रदेश, ये रहा न्यू दिल्ली दिल्ली, और ये रहा मध्य प्रदेश यानी भोपाल। तो ये यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया गया है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम। यहाँ पर दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश जो कि आपका ऊपर स्थित है यहाँ पर, और इसी को अगर हम देखें तो ये किधर है? उत्तर है और पूर्व की तरफ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो मध्य प्रदेश कहाँ है? दिल्ली से पश्चिम की तरफ स्थित है। तो ये हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, या फिर कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना चाहिए। तो काफ़ी अच्छे से और आसानी से इस प्रश्न का आंसर आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है पूछा गया है कौन सा नहीं है। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। नहीं पूछा गया है तो बाहर की दुनिया से जोड़ना क्या है? सकारात्मक है। निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करना ये भी सकारात्मक है। प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करना यह भी सकारात्मक है, जबकि कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना यह सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक टैगवर्ड है। इसलिए राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ
जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। तो आप अगर विज्ञान पढ़े हैं, ईवीएस, यह विज्ञान का भी प्रश्न है, ईवीएस का प्रश्न है। तो इसमें जब गुड़ और आंवला किसके लिए खाया जाता है, या एनीमिया रोग के लिए, यानी खून की कमी, यानी ये राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित समूह में से किस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके के ढंग दिए गए हैं। तो काफ़ी प्रचलित प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और यह जो है आपके 21 सितंबर के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो हम लोग जो है भोजन को पकाने के लिए भिगो कर तो भोजन को नहीं पकाते हैं, भिगोने से भोजन नहीं पकेगा। गूँथ कर तो नहीं पकता है। उबाल कर भून कर पकाते हैं, मगर हम यहाँ पर देखेंगे सेक कर भी बनाते हैं, तल कर भी बनाते हैं, और भून कर, बेल कर नहीं बनता है। यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, या फिर राजस्थान में। तो यह जो पेड़ है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी एरिया में। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यहाँ पर जो सही कथन है इसके बारे में चुनना है। यह भारत का भाग है, उसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। यह गलत है, और यह भारत का भाग नहीं है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी ऊंचाई की चोटी 9850, ये भी सही नहीं है। यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यानी यह जो है माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की जो ऊंचाई है 8900 मीटर है। यानी राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कांसा यानी ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, तांबा और टीन, तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टीन, या फिर तांबा और जस्ता। तो जो कांसा होता है ब्रॉन्ज, यह जो है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। राइट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। यह पक्षी कौन है? तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, कबूतर नहीं होगा, कौवा नहीं होगा, कौवा इसमें भी दिया गया है, बुलबुल ये नहीं होंगे। यानी चीलबाज और जो गिद्ध है ये हमारी अपेक्षा यानी मनुष्य की अपेक्षा 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित करना चाहती है। उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रस्तुत करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें और उसके तत्वों को अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। श्यामपट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ सबसे बड़ा और सकारात्मक राइट आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षार्थी जो है अपना अपना टिफिन लाते हैं, उसको खोलेंगे, उसके तत्वों का अवलोकन करेंगे, स्वयं सीखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह किसमें जो है शिक्षार्थियों की मदद करेगा? दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशील विकसित करने में, या फिर जीव जंतु संरक्षण के कौशलों का विकास करेगी। तो यहाँ पर जब जो सकारात्मक आंसर क्या है, अधिगम की वास्तविक जीवन के साथ परिस्थितियों के साथ जोड़ना, जहाँ भी दिखे आपको राइट आंसर लगा देना है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर पर धरती का लगभग 10 से 12 फीट 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभे, तो आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी बांस के खंभों पर घर बनाए जाने की बात की जाए, यह असम होता है। यानी असम में बांस के खंभों पर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए के साथ चला जाएगा। अगर आपको पहले से पता है, अच्छे से तैयारी किए हैं, तो आपको पूरा आंसर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना विकल्प देखने की ज़रूरत है। मगर एक बार विकल्प जरूर मिला लीजिएगा, हो सकता है मिलता जुलता प्रश्न भी आपको यहाँ पर मिल जाए। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? दिए गए प्रयोगात्मक नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है, विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो सकता है।
दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना या पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। तो प्राथमिक स्तर पर व्याख्या करने की बात कहीं नहीं कही गई है, यहाँ पर डी हमारा यहाँ पर गलत हो रहा है। सी में कहा गया कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप में चिन्हांकन वाले आरेख बनाना, दिए गए रूपात्मक आकलन के बारे में कहा गया है, तो रूप को प्रदर्शित करता है, चित्र बनाएंगे तो उसका रूप प्रदर्शित होगा। प्रयोगशाला क्रिया लोग पूरा करने और अवलोकन दर्ज करने, ये भी वहाँ पे चित्रात्मक रूपात्मक हो जाएगा। देख सकते हैं जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, यह रूपात्मक हो जाएगा, जबकि पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा को व्याख्या करना, तो यह जो है हमारा पूछा गया नहीं है। तो यहाँ पर हम जो सी आंसर लगाएंगे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, यहाँ से कहीं भी रूपात्मक नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो यहाँ पर पूछा जाए काफ़ी हद तक घुमाने की बात, तो उल्लू हो जाएगा, और झटके से कौन सा जो है अपना गर्दन आगे पीछे करता है, तो मैना हो जाएगा। इससे संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कई शिफ्ट में। यह परीक्षाएं में जो है इस समय 2022 और 2023 के एग्जाम में सीटेट में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी उल्लू जो है काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। और अगर पूछा जाए कौन सा जो पक्षी है जो झटके से अपना सिर जो है आगे पीछे करता है, तो उस पर हम मैना आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है 8, 6, 10 या फिर 4, तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। इसके जनक कौन है? लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल है इसके जनक ब्रेल लिपि के, जो कि एक अंधे वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपी, कोवा और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है। गोवा में भी टैपी कोवा यानी मछली को नारियल के तेल में लोग तल के खाते हैं, और केरल में भी टैपी कोवा आंगन में उगाया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर किसके लगाएंगे? फिलहाल मैं आंसर यहाँ पर बी के साथ लगाऊंगा। नारियल की बात की गई है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है? निम्नलिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, या फिर अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। तो यहाँ पर जब हम सबसे प्रभावी तरीका पूछा गया, सकारात्मक प्रश्न है यहाँ पर, यानी कि इस प्रश्न का जो हम राइट आंसर लगाएंगे सी के साथ, गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें, घर से बाहर अक्सर जाने आने से बचना, अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन का नियमित जांच करना, या फिर आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, व्यक्तिगत वाहन के इंजनों का नियमित जांच करना। यहाँ पे कह रहा है कि बाहर अक्सर जाने आने से बचना, जब किसी को काम होगा तो बाहर तो जाना पड़ेगा, इमरजेंसी लगेगी तो। और यहाँ पर अगर बात करें कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्ति वाहन न रखें, तो रखना जरूरी है, क्योंकि यह हमें जो है किसी भी समय पर थोड़ी सी ज़रूरत इसकी पड़ सकती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। तो ये चरण सही से नहीं दिया गया है, इसके चरण को सही से बताना है। प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, या फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा चरण सही है। तो सबसे पहले जो है प्रश्न पत्र बनाते समय यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी रूपरेखा या डिजाइन तैयार करेंगे। डिजाइन तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फिर जो है ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसका खांचा तैयार करेंगे। उसके बाद से जो है हम प्रश्नों को लिखेंगे, फिर जो है अंत में हम उसको क्या करेंगे, उसका संपादन करेंगे। तो अंत में इस ऑप्शन में 3 दिया गया है, सभी ऑप्शन में 3 दिया गया है, मगर उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, उसकी रूपरेखा बनाना है, जो कि 2 ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। और लास्ट में क्या करेंगे, संपादन करेंगे, यानी थर्ड जाएगा लास्ट में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो हाथी का 3 महीने का बच्चा होता है उसका लगभग भार होता है बच्चे का 200 किलो यानी 2 क्विंटल, और एक हाथी जो है लगभग 1 क्विंटल यानी 100 केजी पत्ते खा जाती है। तो यहाँ पर दिया गया 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल पत्ती नहीं खाती है, 1 क्विंटल खाती है या फिर 100 केजी खाती है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोती है, ये भी गलत है। हाथी अपना अधिकतर भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करती है, ये गलत बात है। राइट आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो भार है सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, यह सही है। बाकी जो है यहाँ पर गलत दिया गया है हाथी के बारे में। और हाथी जो है कीचड़ में नहाना पसंद करती है, ठंडे पानी में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए खेलती है। ऐसे भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे परीक्षा में। यदि 1 महीने के लिए बिजली न होने से हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, या फिर समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर। जहाँ भी बच्चे के बारे में सकारात्मक बात कही गई है, प्रश्न सकारात्मक है, यानी शिक्षार्थियों को कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी मानी जाती है या फिर कौन सी होती है? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या फिर जनवरी से मार्च। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। यह जो है सूरजमुखी सबसे ज़्यादा किस पे बैठती हैं? वह जो है लीची के फूलों पर बैठती हैं, और सूरजमुखी का जो पौधा होता है जब बह जाता है उस समय ज़्यादा मधुमक्खियाँ छत्ता लगाती हैं, यानी यहाँ पर जो अक्टूबर से दिसंबर। राइट आंसर हमारा सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 का प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग होगा। तो चाल पूछा गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसको आप लोग लगा लेंगे। कुल समय इसमें कितना लगा है? 2649, इसको निकालेंगे। अब दूरी दिया गया है 2649, डिस्टेंस एस बराबर दूरी बट्टे समय d/t। अगर समय की बात करें यहाँ पर, ये चली है, सबको अगर निकाल के यहाँ से हम टोटल करेंगे तो 4750 इतना आएगा। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट में आएगा समय, और इसको जो है 2649 ये दूरी है, तो दूरी को रखेंगे हम लोग ऊपर, यानी अंश में। ऊपर का मतलब अब ऊपर आसमान में नहीं रखना है, इसको रखेंगे। और यहाँ पे 47.50। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको आप लोग नोटबुक में डिवाइड करिएगा तो 55.76 इसका आंसर आएगा। तो इसको पूछा गया है चाल लगभग किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। तो इसके किलोमीटर प्रति घंटा में चाल हम निकालेंगे तो इसका जो है लगभग 56 मिनट लगभग में पूछा गया है। तो लगभग कितना हो जाएगा? 56, क्योंकि ये 55.76 है, और ये 7 जब 50 से ऊपर जाता है तो हम इसको 56 ही मान लेते हैं लगभग के रूप में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा ए में दिया गया है 56, ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप लोग निकाल लेंगे, टोटल समय आप लोग ऐड कर लेंगे और इसको दूरी में डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय इसका फार्मूला होता है। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने के जल को एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।